हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम लोग क्लास 11 के लिए बेसिक मैथमेटिक्स जो चीज़ होती है उसको स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप स्कूल्स में और कोचिंग्स में बेसिक मैथमेटिक्स और उससे आगे की चीज़ें फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, तो एक आपको आइडिया होगा कि ये बेसिक मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए। ये एक टूल की तरह से काम करता है और हमारा टूल जितना अच्छा, जितना शार्प होगा, हम सब्जेक्ट को उतने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए। 11th-12th में जो फिजिक्स है, उससे पहले तक जो फिजिक्स थी उसके लिए भी मैथ्स इंपॉर्टेंट है, बट वहाँ पर ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स से काम चल जाता था। यहाँ पर हमें दो नई चीज़ें और सीखनी होती हैं, एक है वेक्टर्स और दूसरी चीज़ है कैलकुलस। तो पहले हम वेक्टर्स के बारे में देखेंगे, वो क्या होते हैं। हाँ, उसके अलावा कुछ और मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो बार बार फिजिक्स में यूज होती हैं, तो उसको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटी हम किसको कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी हम किस चीज को बोलते हैं। तो यूनिवर्स में वो सारी चीजें जिनको क्वांटिटेटिवली हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम नंबर्स एसोसिएट करके मेजर कर सकते हैं, वो सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आती हैं। ओके, अब दूसरी चीज है मेजरमेंट। कोई भी मेजरमेंट मीनिंगफुल तब होता है जब उसमें दो तीन पैरामीटर्स वेरीफाई हो रहे होते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज होती है यूनिट। किसी भी मेजरमेंट की को मीनिंगफुल हमें बनाना है तो उसकी एक यूनिट होनी चाहिए। एक यूनिट वैल्यू कितनी है ये वेल डिसाइडेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहा एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर हमारे लिए मीनिंगफुल तभी होगा जब हमें ये मालूम हो कि 1 मीटर लेंथ किसको बोलते हैं। या कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास 2.5 किलोग्राम है, सो 2.5 नंबर ये मीनिंगफुल तभी होगा जब हमें 1 किलोग्राम मास कितना होता है इसका अच्छे से आइडिया हो। इसी तरह से टाइम है, 1 आवर टाइम कितना होता है, 2 आवर टाइम कितना होता है, ये हमें जब 1 आवर 1 सेकेंड 60 मिनट ये सारी चीजें मालूम होंगी, तब हम किसी भी मेजरमेंट को समझ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको। ओके, सो यूनिट एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जब हम मेजर करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी, वी कॉल दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। ओके, तो कुछ क्वांटिटीज फिजिक्स में इस तरह से होती हैं जिसमें यूनिट और मैग्नीट्यूड, इससे इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मास है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास हमने कहा कि ये 4 किलोग्राम है, सो अगर हमें किलोग्राम मालूम है तो ये 4 किलोग्राम इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। 4 इज द मैग्नीट्यूड, किलोग्राम इज द यूनिट। अब इसके अलावा किसी और एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर टाइम की बात करें हम कि से 1.5 आवर ड्यूरेशन है, से क्लास जो है 1.5 आवर ड्यूरेशन की होगी, सो अगर हमें आर मालूम है कितना होता है, देन ये जो मेजरमेंट है ये कंप्लीट सेंस, इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ओके, इसी तरह से लेंथ है, यहाँ से एक सर्टेन डिस्ट्रिक्ट है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो 150 किलोमीटर है। सो अगर हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर कितना होता है, देन 150 किलोमीटर इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर इन सब के अलावा, यूनिट और मैग्नीट्यूड के अलावा, किसी एडिशनल क्वांटिटी की, एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। बट देयर आर सर्टेन अदर फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पर हमने कहा कि हमने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। सो 10 न्यूटन यूनिट हो गई, मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिस्प्लेस होगा। तो किधर डिस्प्लेस होगा ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें फोर्स की डायरेक्शन दी हुई हो, किधर से हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हम मूव करा रहे हैं तो हम या तो इधर से या इधर से लगा सकते हैं। तो ये जो हमने फोर्स बताया है, इसके साथ साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट करनी होगी, तब जाकर हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। ओके, सो इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ साथ एक डायरेक्शन की भी जरूरत है। इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हमने कहा कि उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ओके, सो 30 किलोमीटर पर आवर, इससे हमें यह पता चल रहा है कि हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम इस बात में भी इंटरेस्टेड होंगे कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर सिर्फ हम उसकी स्पीड में, उसकी रफ्तार में इंटरेस्टेड हैं
तब उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्पीड। लेकिन अगर उसी के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी उसकी पता करनी है, तब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन एसोसिएट करके उसको बोलते हैं वेलोसिटी। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी क्वांटिटी होगी उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, बिना डायरेक्शन के इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी। सो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन के बिना जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगा, जो वैल्यू है उसकी वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी। एंड सर्टेन अदर क्वांटिटीज है जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। ओके, सो यही जो क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, दैट्स इट। बट अब ये ही बेसिक डिफरेंस नहीं है, ये हमारी ये जो क्वांटिटीज है इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, जिसमें सिर्फ मोस्टली मैग्नीट्यूड और यूनिट, इससे हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। बट यहाँ पर स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में यही एक डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो बेसिक है वो हम समझते हैं उसको क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक जार है या बॉक्स है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामान रखा हुआ है, उसका मास 2 kg है और उसी में 2 किलोग्राम और हमने ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल एक जार है, उसमें चीनी है और 2 किलोग्राम चीनी है और 2 किलोग्राम चीनी और हमने ऐड कर दिया, 2 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम। सो टोटल अमाउंट शुगर का कितना हो जाएगा उसमें, दैट इज 4 किलोग्राम। इट इज फिक्स्ड, इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। 2 kg एंड 2 kg विल ऑलवेज बी 4 किलोग्राम। इसी तरह से हमने कहा क्लास जो है उसकी ड्यूरेशन 1.5 आवर है, बट समहाउ जो क्लास है वो आधा घंटा और एक्सटेंड हो गई। सो 1.5 आवर एंड 0.5 आवर विल ऑलवेज बी 2 आवर। इसके अलावा और कोई रिजल्ट इस ऑपरेशन का, इस कॉम्बिनेशन का नहीं आएगा। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और उसमें से हमने 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ तोड़ दी, ब्रेक कर दिया उसको 2 सेंटीमीटर, तो अब जो अवेलेबल लेंथ है वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो ये हम देख रहे हैं ये स्केलर क्वांटिटीज के साथ जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, इनका जो रिजल्ट है वो एक फिक्स्ड रिजल्ट है और वो जो रिजल्ट है वो सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। उसमें डायरेक्शन का एज सच कोई रोल नहीं है, डायरेक्शन कहीं से भी रिजल्ट क्या आएगा उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। वहीं पर अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो ये मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट है और हमने इस पर फोर्स लगाया, एक फोर्स राइट साइड में लगाया 2 न्यूटन का और फिर वहीं पर हमने एक और फोर्स लगाया 2 न्यूटन का। तो अब यहां पर इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियस, ये कितना है 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर यही हम डायरेक्शन दोनों फोर्सेस की चेंज कर दें, हमने एक फोर्स लगाया राइट साइड में 2 न्यूटन और दूसरा लगाया लेफ्ट साइड में 2 न्यूटन, अब यहां पर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। सो 2 एंड 2, एक बार 4 आ रहा है उसका रिजल्ट और दूसरी बार 0 आ रहा है। तो यहां पर 4 आया बिकॉज दे आर पैरेलल, यहां पर 0 आया बिकॉज दे आर एंटी पैरेलल। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को जो क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन अफेक्ट कर रही है। इन दोनों को जो हम कंबाइन कर रहे हैं उनके बीच में एंगल क्या है उसी के हिसाब से रिजल्ट आ रहा है। तीसरा एक और केस हम ले सकते हैं, हमने राइट साइड में 2 न्यूटन लगाया और फिर अपवर्ड में 2 न्यूटन लगाया, यहाँ पर दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आंसर 4 न्यूटन या 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं वेक्टर्स के साथ कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, एडिशन, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, उसमें उनकी जो डायरेक्शंस हैं दे आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। जो क्वांटिटीज हैं उनके बीच में जो एंगल है वो अफेक्ट कर रहा है कि रिजल्ट कितना आएगा। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या है, इनका जो अलजेब्रा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो हो रहा है स्केलर्स का, वो एक डिफरेंट मैथमेटिक्स फॉलो कर रहा है। 2 + 2 is always 4. There is nothing affecting this operation. Similarly, 1.5 hour plus 0.5 hour is 2 hour and 10 centimeter minus 2 centimeter is 8 centimeter. So ये fixed type के results हैं, simple operations हैं। लेकिन vectors के साथ जो operations perform किए जा रहे हैं 2 and 2 4, 2 and 2 0 and 2 and 2 something between 0 and 4.
जो बेसिक डिफरेंस है वो उनके अलजेब्रा का है। दे फॉलो कंप्लीटली डिफरेंट अलजेब्रा। दैट मीन्स स्केलर्स को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का मेथड या उसका जो मैथमेटिक्स होती है वो डिफरेंट होती है, और वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने की जो मैथ्स होती है वो डिफरेंट होती है। यही चीज है जिसकी वजह से हमें वेक्टर्स को इतना डिटेल में पढ़ना होता है, इतने डिटेल्स में हमें वेक्टर्स को समझना होता है कि उनको हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एंड इसी तरह की और चीजें होती हैं। हम लोगों ने ये देखा कि वेक्टर्स होते क्या है और वो स्केलर से कितने डिफरेंट होते हैं। इनका यहाँ पर जो अलजेब्रा होता है वही हमें सीखना होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। बिफोर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखे, पहले हम ये देखेंगे कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। उसके लिए हम एरो यूज करते हैं। किसी भी वेक्टर को हम कैसे दिखाएंगे, एक एरो से दिखाएंगे। जो जिस डायरेक्शन में है उधर एरो हेड होगा, और इसकी लेंथ कितनी होगी वो उसके मैग्नीट्यूड से डिसाइड होता है। दूसरी चीज, वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए जो लेटर हम यूज करते हैं उस लेटर के ऊपर एरो बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मास हमें डिनोट करना है तो उसके लिए हम स्मॉल m यूज करेंगे, टाइम के लिए स्मॉल t, लेंथ, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, सिर्फ अल्फाबेट। लेकिन अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करना है तो वो हम उसके साथ जो लेटर है उसके ऊपर एक एरो बना देते हैं। बुक्स में इसी को एरो ना यूज करके वो लेटर को बोल्ड कर देता है। तो ये चीजें भी हमें समझनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन पेपर में भी ये चीज आ जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि वो वेक्टर रिफर कर रहा है या स्केलर रिफर कर रहा है। बोल्ड लेटर है, दैट विल बी अ नोटेशन फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, हम यहाँ पर एरो वाला ही नोटेशन यूज करेंगे। ये इसको डिनोट करने का तरीका हो जाएगा। मान लिया कि ये कोई वेक्टर है, उसके लिए एरो बनाया गया है, से दिस इज वेक्टर ए, इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें मैग्नीट्यूड है जो लेंथ से पता चल रहा है, और इसकी अपनी एक डायरेक्शन है। तो ये तो हो गया पूरा कंप्लीट वेक्टर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की बात करना है तब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखेंगे। इसको हम बोलते हैं मॉडुलस, शॉर्ट में उसको बोलते हैं मॉड। तो ये चीज हो जाएगी मॉड ए। ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दिस इज फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। ओके, और सिर्फ अगर हमें डायरेक्शन की बात करनी हो तो उसके लिए जो नोटेशन होता है वो जो लेटर है उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा कैप या हैट बना दिया जाता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में और बात करेंगे, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। फिलहाल इसको हम ये समझेंगे कि ये हमें क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। सो दिस इज ओनली फॉर डायरेक्शन। ओके, सो अब यहां पर हम अगर इस तरह से देखें, ये दो वेक्टर्स हैं a एंड b, ये दो वेक्टर्स हैं। क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं? नो, बिकॉज यहां पर ये वेक्टर्स इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। b का जो मैग्नीट्यूड है वो a के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। कैसे पता चला? जो b की लेंथ है वो a की लेंथ से ज्यादा है, इस तरह से। हाँ, लेकिन दोनों वेक्टर्स क्या है, एक ही डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसीलिए दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो कैप वेक्टर्स हैं वो सेम है। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, अगर हम एक सर्कल लें, इस तरह से हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में सेंटर से ये एक वेक्टर हो गया, सपोज दिस इज वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर इस तरफ हो गया, से दिस इज वेक्टर बी। तो दोनों की लेंथ जो है वो सर्कल की रेडियस है। दैट मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो जब तक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना सेम हो तब तक दोनों वेक्टर्स इक्वल या सेम नहीं होंगे। तो यहां पर भी हमारे ये दो वेक्टर्स जो हैं ये इक्वल नहीं है। हाँ, यहां पर मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दैट इज सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस क्या है, वो डिफरेंट है। जो कैप वेक्टर्स हैं वो सेम नहीं है। सो इसका मतलब कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स होंगे तो वो कैसे दिखाई देंगे। ये हमारा हो गया वेक्टर ए, बिल्कुल उतनी ही लेंथ का, उसी डायरेक्शन में। ये हो गया वेक्टर बी। अब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स है। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है।
तो इस तरह से ये वेक्टर्स जो होंगे वो कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। ओके, ये हो गई बात रिप्रेजेंटेशन की। सो अगर हमें प्लेन में, जिस भी प्लेन पे हम वर्क कर रहे हैं, बोर्ड है, पेपर है, उस प्लेन में अगर कोई डायरेक्शन दिखानी हो तो उसके लिए हम आसानी से एरो ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखते हुए। हाँ, अगर हमें कोई डायरेक्शन प्लेन के बाहर या अंदर की तरफ दिखानी है, इन या आउट डायरेक्शन में दिखानी हो, तब उसके लिए हम क्या नोटेशन यूज करते हैं, क्या मेथड है। फॉर एग्जाम्पल, ये एरो है और एरो अगर इस बोर्ड से बाहर आ रही है, सो बोर्ड से बाहर आने का मतलब कि एरो आपकी तरफ आ रही है। सो अगर एरो हमारी तरफ आ रही है तो हमें सिर्फ उस एरो का टिप दिखाई देगा। ओके, सो इसीलिए एक सर्कल में हम डॉट जब बनाते हैं, इसको हम दिखाते हैं कि ये जिस भी प्लेन में बनाया गया है उस प्लेन से बाहर की डायरेक्शन है। सो दिस इज फॉर आउट ऑफ द प्लेन। इसी तरह से अगर कोई डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो इसका मतलब एरो हमसे दूर जा रहा है। तो एरो अगर हमें दूर जाता है तो उसके पीछे का जो क्रॉस है सिर्फ वही दिखाई देगा। सो इसका मतलब अगर हम यहां पर इस तरह से सर्कल में क्रॉस दिखाएं, दैट मींस एरो इज गोइंग इनटू द प्लेन। सो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, इनटू द प्लेन की डायरेक्शन हो जाएगी, इनटू द प्लेन की डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये सीलिंग है, सीलिंग पर अगर हमने क्रॉस बनाया है तो क्रॉस बनाने का मतलब एरो हमसे दूर जा रहा, वो अपवर्ड डायरेक्शन को दिखा रहा है। इसी तरह से ये जो वॉल है, हमारे लेफ्ट में जो वॉल है, इस पर अगर हमने डॉट बनाया है, डॉट बनाने का मतलब कि एरो उस वॉल से निकल कर बाहर आ रहा है। सो बाहर आने का मतलब कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारा जो राइट साइड है, इस पर डॉट बना है, इसका मतलब वो राइट वर्ड दिखा रहा है। और अगर इस पर क्रॉस बना है, जो हमारे साइड, हमारे राइट में वॉल है, उस पर अगर क्रॉस बना है, दैट मीन्स उसमें एरो अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ जा रहा है तो वो भी हमारे लिए राइट वर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम रोटेशन जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ते हैं टॉर्क, इसी तरह से मैग्नेटिज्म जब पढ़ते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्जेस पे क्या लगता है, वहां पर इस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लेन के अंदर बाहर डायरेक्शन वो काफी रेलिवेंट होती है वहां पर। ओके, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे। ओके, अब हम समझते हैं वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाएगा। तो चूंकि हम वेक्टर्स को ग्राफिकली भी दिखा रहे हैं, एरो से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरो की लेंथ, एरो हेड, दे ऑल मैटर, तो इसीलिए यहाँ पर वेक्टर्स को ऐड करने का दो मेथड हम यूज करेंगे। एक तो ग्राफिकल मेथड होगा, जहां पर हमें जो एरोज दी हुई हैं उससे हम पता करेंगे कि रिजल्टेंट कितना आएगा दो को ऐड करने पर। एंड देन उस ग्राफिकल मेथड के बेसिस पर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे, उसमें हम उसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमें रिजल्टेंट कितना है ये पता चल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में भी हम दो तरीके से रिजल्टेंट पता करते हैं, नेट या ऐड करने पर रिजल्ट क्या आएगा। हालांकि वो दो अलग अलग मेथड्स नहीं हैं, एक ही मेथड है, फिर भी उसको बुक्स वगैरह में अगर आप देखेंगे तो उसको दो अलग अलग नाम से बताया जाता है। एक होता है ट्रायंगल रूल और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रायंगल रूल। ओके, सो हमें मान लिया कि इस तरह से दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज अनदर वेक्टर बी, ये दिया हुआ है, और इन दोनों को ऐड करने पर रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा ये पता करना है। तो यहां पे ट्रायंगल रूल क्या कहता है कि फर्स्ट वेक्टर, उसकी हेड पर हमें दूसरा जो वेक्टर है उसकी टेल ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट वेक्टर, अब यहां पर हमें एक बात ये समझना है कि ये जो प्लेन में हमने वेक्टर्स बनाए हैं इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन उसको हम रोटेट नहीं कर सकते। किसी भी वेक्टर को अगर वो प्लेन में है तो उसको हम रोटेट नहीं कर सकते, बिकॉज रोटेट करने से उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी एंड द वेक्टर विल इटसेल्फ वो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए अगर हमें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह वेक्टर को ड्रॉ करना है तो ध्यान इस बात का रखना है कि वो उसके पैरेलल ही, अपने पैरेलल ही होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए। एंड देन ट्रायंगल रूल क्या कहता है कि वेक्टर ए की हेड पर जो नेक्स्ट वेक्टर है जिसको हमें ऐड करना है उसकी टेल जोड़ देना है, ज्वाइन करना है। सो यहां पर ये वेक्टर बी है, अब इसी के पैरेलल यहां पर हमें बनाना है
ये हो गया हमारा वेक्टर बी। ओके, सो उससे पहले कि हम पता करें कि रिजल्टेंट क्या होगा, एक और चीज समझ लेते हैं। ये वेक्टर ए की डायरेक्शन है, इस तरफ वेक्टर ए इंडिकेट कर रहा है। अब ए से बी की तरफ हमें जाना है, जो ए की डायरेक्शन है उससे बी की तरफ जाना है, तो ये हो गई ए की डायरेक्शन। अब इससे अगर हमें बी की डायरेक्शन की तरफ जाना है तो इतना एंगल घूमना पड़ेगा, यही एंगल ए और बी के बीच का एंगल कहलाएगा। दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक, कितना एंगल हमें एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ घूमना है, दैट इज द एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स। होपफुली समझ में आ रही होगी बात। ओके, अब हमें क्या करना है, ए की हेड से हमने बी की टेल ज्वाइन कर दी है। अब हम क्या करेंगे, ए की इनिशियल टेल को बी की जो फाइनल हेड है उससे ज्वाइन करेंगे, और ये हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मींस आर विच इज ए प्लस बी। ए और बी को ऐड करने पर ये वेक्टर हमें मिलेगा। दिस इज आर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, तो दो तीन बातें हैं जिसका ध्यान रखना है। एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बनाना है, रोटेट नहीं कर सकते। एंगल क्या होगा, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ कितना घूमना है वो एंगल होगा, एंड देन इनिशियल टेल को फाइनल हेड से ज्वाइन करना है, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज ये है वेक्टर ए और ये इस तरह से ये हमारा वेक्टर है बी। ठीक, तो पहले यहीं पर हम समझ लेते हैं कि इनके बीच में एंगल कौन सा होगा, कौन सा वाला एंगल लिया जाएगा। अब यहां पर हमें चार एंगल दिख रहा होगा, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब इनमें से प्रॉपर ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये ए की डायरेक्शन है और ये वाली बी की डायरेक्शन है। सो ए से बी की तरफ अगर हमें घूम के आना है, ये ए है, इससे घूम के बी की डायरेक्शन की तरफ आना है, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये हो जाएगा। अब क्या है, हमें रिजल्टेंट पता करना है, तो यहां पर दोनों की हेड ज्वाइन हो रखी है, हमें क्या करना है, बी की टेल को ए की हेड से ज्वाइन करना है। सो ये है हमारा वेक्टर ए और ये टेल यहां लाके बनानी है, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। एंड देन ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं कि जो डायरेक्शन है, एंगल है, वो कौन सा है, ये है दोनों के बीच का एंगल। एंड देन अब क्या करना है, हमें जो इनिशियल टेल है उसको फाइनल हेड से ज्वाइन कर देना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी। ओके, सो ये हुआ हमारा ट्रायंगल रूल, दो वेक्टर्स को ऐड करने का। इसमें एडिशन कैसे कर रहे हैं, हेड टू टेल कर रहे हैं, पहले की हेड से दूसरे की टेल ज्वाइन कर रहे हैं, एंड देन इनिशियल टेल को फाइनल हेड से ज्वाइन कर देते हैं। अब इसमें जो मेथड यूज किया जा रहा है हेड टू टेल ऐड करने वाला, यही आगे हम देखेंगे, दो से ज्यादा वेक्टर्स को यूज करने के लिए भी हम इसी मेथड को यूज करेंगे। पहला वेक्टर, उसमें जो ऐड करना है नेक्स्ट, उसकी टेल ज्वाइन कर दिया। अब इसमें अगर तीसरा वेक्टर होता है तो उसमें क्या करते हैं, जो दूसरा है उसकी हेड पे तीसरे की टेल ज्वाइन कर देंगे, एंड देन इसी तरह से करते चले जाएंगे, सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन कर लेंगे, और फिर जो भी हमारी इनिशियल टेल है जहां से शुरू किया और जो फाइनल हेड है जहां पे ये कॉम्बिनेशन खत्म हो रहा है उसको ज्वाइन कर देंगे, तो इनिशियल टेल टू फाइनल हेड विल ऑलवेज बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो ये हो गया हमारा ट्रायंगल रूल। अब देखते हैं दूसरा जो पैरेललोग्राम मेथड होता है वो क्या है। ओके, अब हम समझते हैं जो दूसरा मेथड होता है पैरेललोग्राम लॉ। this is another graphical method, parallelogram law। इसमें भी वही दो वेक्टर्स हैं a एंड b, उनको हमें ऐड करना है, ये हमारे हो गए a एंड b। पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं, दोनों की टेल्स आपस में ज्वाइन करते हैं। ट्राइंगल में हमने क्या किया था, पहले वेक्टर की हेड से दूसरे की टेल ज्वाइन किया, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन था। यहां पर दोनों की टेल्स आपस में ज्वाइन करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और एक बात जो पहले बता रखी वो यहां पर अभी भी वैलिड है, रोटेट नहीं कर सकते वेक्टर्स को। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए, और ये जो वेक्टर बी है उसकी टेल ए से ज्वाइन करना है। ठीक, बी जो हमने बनाया वो उसके पैरेलल, ए उसके पैरेलल ही रहेगा, डायरेक्शन नहीं चेंज होनी है। ओके, सो यहां पर हमने दोनों की टेल्स आपस में ज्वाइन कर दिया। अब क्या है, यहां पे दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है, सॉरी, जो दोनों के बीच का एंगल है वो बिल्कुल ऑब्वियस है, ये ए की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है। सो ए और बी के बीच में ये एंगल हो गया, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है,
एक वेक्टर यहां पर जो है उसके पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरा वेक्टर जो है उसके पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है। बेसिकली हमें दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की साइड के तौर पे यूज करना है। ओके, सो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। यहां पर हमने दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की साइड के तौर पे यूज किया, दे आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो वो पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इसी पैरेललोग्राम में a प्लस बी भी हमें मिलता है और a माइनस बी भी इसी में मिलता है हमें। अब ये पैरेललोग्राम है, इसके दो डायगोनल्स होंगे, एक डायगोनल दोनों की टेल से निकलेगा और दूसरा जो डायगोनल है वो दोनों की हेड को ज्वाइन कर रहा है। तो यहां पर वो डायगोनल जो दोनों की टेल से निकल रहा है, दिस वन, ये हमारा होता है a प्लस बी वेक्टर और दूसरा जो दोनों की हेड को ज्वाइन कर रहा है वो a माइनस बी होता है। तो उसको आगे जब हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो उस चीज को सीखेंगे। सो फिलहाल ये हमारा हो गया वेक्टर a प्लस बी, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब अगर ध्यान से देखें, यही अगर इसी को हम ट्राइंगल रूल से ऐड करें तो ये हो गया हमारा वेक्टर a और ये हो गया वेक्टर b एंड देन ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर r। तो अगर ध्यान से देखें तो जो मेथड है दोनों वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ये a है, ये b है और उसके पैरेलल ये वाली जो साइड है ये भी b के बराबर है और वो पैरेलल है। तो इसी b को अगर हम यहाँ पे दिखा दें, ये रिजल्टेंट हमारा है और दोनों की टेल ज्वाइन करके पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तब भी यही रिजल्टेंट हमारा है। ठीक, तो यहाँ पर बी बना हुआ है, ट्राइंगल है और यहाँ पे बना दिया तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो बेसिकली दोनों एक ही हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी दोनों के अप्रोच में फर्क होता है, दोनों की एप्लीकेबिलिटी में फर्क होता है। ये ज्यादा एप्लीकेबल हो जाता है इस सेंस में कि इसी में हमें सब्ट्रैक्शन भी मिल रहा होता है, a माइनस बी भी मिल रहा होता है। ओके, सो ये हो गया पैरेललोग्राम। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। सपोज ये है हमारा वेक्टर a और ये मान लिया ये हमारा वेक्टर b है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो हमें क्या करना है, दोनों की टेल्स आपस में ज्वाइन करना है। दिस इज a एंड b की टेल यहाँ लाके ज्वाइन करना है, ये हो गया b वेक्टर। अब क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है इस तरह से। अब इस पैरेललोग्राम में दोनों की टेल से जो वेक्टर निकल रहा है, डायगोनल है, वो a प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पर ये जो एंगल है ये दोनों के बीच का एंगल है, a और b के बीच का एंगल है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये वेक्टर a और जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है उसके बीच का एंगल है, दिस वन। ओके, सो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज अल्फा लिख लेते हैं। ठीक, इसी तरह से ये वाला जो एंगल है ये रिजल्टेंट और b के बीच का एंगल है, लेट अस राइट इट बीटा। अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि ये जो थीटा एंगल है पूरा वो अल्फा और बीटा का सम है। तो यहां पर हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। यही चीज ट्राइंगल रूल में भी दिख रही है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा ट्राइंगल है, ये वाला एंगल ए और बी के बीच का एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये किसके बीच का एंगल है, वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। इसी को हमने उधर अल्फा लिखा था, ये भी अल्फा हो गया। अच्छा, वेक्टर बी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वेक्टर बी की डायरेक्शन है और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। बी इधर जा रहा है, उधर से घूम के रिजल्टेंट की डायरेक्शन की तरफ आएंगे, ये हो गया दोनों के बीच का एंगल बीटा। अच्छा, वो जो अगर ये एंगल है बीटा तो उसका ऑपोजिट एंगल ये भी बीटा होगा। तो अब इस ट्राइंगल में ये ए और बी के ए और आर रिजल्टेंट के बीच का एंगल है और ये बी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है और ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम अगर आपको ध्यान हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ओके, सो रिजल्टेंट और सॉरी ए और बी के बीच का जो एंगल होता है वो रिजल्टेंट और पहला वेक्टर, रिजल्टेंट और दूसरे वेक्टर के बीच के एंगल का सम होता है। ओके, सो ये हो गए ग्राफिकल मेथड्स वेक्टर्स को ऐड करने के। अब इसी ग्राफिकल मेथड से हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसमें हम मैग्नीट्यूड पुट करके रिजल्टेंट क्या होगा ये पता कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से ही हम एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं।
सो हमने क्या देखा ट्राइंगल रूल में, ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है। ठीक, अब इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी है। ये जो वेक्टर ए की साइड है इसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर लेते हैं और वेक्टर बी की जो हेड है वहाँ से इस साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। ये हो गया 90 डिग्री एंगल। ठीक, इस पॉइंट को लिख लेते हैं सपोज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक ये छोटा वाला बी सी डी राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरा ए बी सी वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। एंड परपेंडिकुलर और बेस ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर ये हमारा एंगल है जिसका हमें साइन कॉस टेन ये सब निकालना है तो उसके सामने की जो साइड होती है वो ऑपोजिट या परपेंडिकुलर हो जाती है और उसकी जो एडजेसेंट साइड होती है उसको सिंपली एडजेसेंट या बेस बोलते हैं और जो सबसे बड़ी साइड है 90 डिग्री के सामने वाली वो हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो एच पी एंड बेस, देन पाइथागोरस थ्योरम इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। सो आई गेस ये चीज़ें आपको पहले से मालूम होंगी। ओके, सो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला डिराइव करना है वो क्या है? ये जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू का मतलब ये जो साइड ए बी है उसकी लेंथ ये पता करना है। अब आपको थोड़ा सा ये दिख रहा होगा कि ए बी जो है वो ए बी सी बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल उस जो है उसका हाइपोटेन्यूज है। तो वो हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक, बट बिफोर दैट कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये जो हमारा ट्राइंगल बी सी डी दिख रहा है, इन ट्राइंगल बी सी डी, इसमें ये हमने देख रखा है ये क्या है? ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। ओके, अब इस ट्राइंगल में अगर हम साइन थीटा लिखें तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस डी सी, ये हो जाएगा। सॉरी नॉट दिस वन, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? बी डी है। अब बी डी एक्चुअली क्या है? जो वेक्टर बी हमारा है उसकी लेंथ है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दिखाना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, बट कैजुअली हम इसको सिर्फ इस तरह से भी लिख सकते हैं। एरो हटा दिया इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या है? मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का। सो इसको हम सिंपली बी लिख लेते हैं। तो फिर यहाँ से अब बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा, ये आ जाएगा। एंड फिर इसी तरह से अगर इसी ट्राइंगल में हमें कॉस थीटा लिखना है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज डी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब फिर वही चीज़, हाइपोटेन्यूज क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सिंपली उसको बी लिख लेते हैं। सो यहाँ से डी सी इज इक्वल टू क्या आ गया? बी कॉस थीटा, ये आ गया। ओके, अब हम जो बड़ा वाला हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं बिकॉज हमें अल्टीमेटली इस साइड का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसकी लेंथ निकालनी है। ओके, सो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी है। सो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस दिस होल साइड इज ए सी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हमें ये हमारा रिजल्टेंट है, उसकी लेंथ है, दैट्स इट। लेकिन हमें जो रिजल्टेंट है वो किसके किसके टर्म में निकालना है? जो हमें वेक्टर्स दे रखे हैं उनके टर्म में निकालना है। हमें क्या क्या दे रखा है? ए बी और उसके बीच का एंगल। ए का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये दे रखा है, और उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है ये दे रखा है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों, ये जो तीन टर्म्स हैं, इन्हीं के टर्म में हमारा रिजल्टेंट आना चाहिए। जो चीज़ें दी हुई है वो हमें पुट करना एंड देन रिजल्टेंट मिलना चाहिए। तो ये जो साइड इधर हमने लिख रखी है इसको हम जो हमारे वेक्टर्स हैं ए बी या थीटा, इनके टर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे बी सी को देखें तो बी सी को अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा? बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा हम बी सी को बी साइन थीटा से रिप्लेस कर देंगे। और ए सी को अगर हम देखें तो ये है
अब ये साइड अपने आप में ये कुछ नहीं दिख रही है, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करें, यहां से यहां तक ये ए का मैग्नीट्यूड है और डीसी जो है ये भी हमने निकाला बी कॉस थीटा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस AC को ब्रेक करके लिखना है। कैसे लिखेंगे हम, ये हो गया BC² प्लस AD प्लस DC, इस तरह से लिखेंगे। अब ये सारी जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो वही हैं जो हमें दिया हुआ है, जो हमें पहले से मालूम है, AB या फिर उनके बीच का एंगल। ओके, अब सबको रिप्लेस कर लेते हैं हम। ये क्या है, रिजल्टेंट है, सो दिस वुड बिकम सिंपली R²। दिस इज BC which is B sin theta, so this is B sin theta whole square plus AD क्या चीज़ है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, दिस इज A प्लस DC क्या चीज़ है, वो यहाँ निकाल रखा हमने, B cos theta होल स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है एंड देन हमारा आंसर दिख रहा है। ओके, सो ये हो जाएगा B² sin स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम ओपन कर लेंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर, दिस इज A² प्लस दिस थिंग B² cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स AB cos थीटा, x² प्लस y² प्लस 2xy, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर ये हमारा A हो गया A², और ये जो है इसमें B² है और इसमें भी B² है, दोनों में से B² अगर हम कॉमन कर लें तो हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी नो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, एंड देन ये लास्ट टर्म है हमारा 2AB cos थीटा। सो ये हमारा हो गया 1, एंड देन वी आर लेफ्ट विथ R² इज इक्वल टू A² प्लस B², एंड देन ये लास्ट वाला टर्म 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। सो यहाँ से R की जो वैल्यू हो जाएगी दैट वुड बी √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ये हो जाएगी। तो ये हमारा डिज़ायर्ड फॉर्मूला है, इसमें हमें A, B और उसके बीच का जो एंगल है उसकी वैल्यू रखनी है, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ओके, अब इसके साथ साथ एक और चीज़ हमें पता करनी है, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो पता कर लिया, बट अभी उसकी डायरेक्शन भी मालूम करनी है। तो डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर इस वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, यही उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, बिकॉज ए तो हमें मालूम है, ए अगर नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में, व्हाटएवर कोई भी डायरेक्शन अगर ए दे रखी है, देन उससे कितना एंगल ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाना है, ये दूसरी चीज़ की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस एंगल को अगर हम पता कर लें, वो किसके लिए, रिजल्टेंट के लिए डायरेक्शन हो जाएगी। अब इस एंगल को हम कैसे पता करेंगे, अगर हमें मेजर करना हो तो जो प्रोटेक्टर आता है उसकी हेल्प से मेजर कर लेंगे, या फिर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्टली एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे, साइन, कॉस, टैन, जो भी आसानी से निकल सकता है। यहाँ पर हम इसका टैन निकाल सकते हैं आसानी से। ये जो एंगल है इसके सामने की साइड BC है, और ये जो पूरा बेस है ये कितना हो जाएगा, AC है। सो अगर हम अल्फ़ा का टैन लिखें, दैट इज टैन अल्फ़ा विल बी BC अपॉन AC, ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हमें किस में रखना है, जो हमें दिया हुआ, जो पहले से हमें मालूम है, दैट इज AB और थीटा। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज B sin थीटा, एंड DC को हम क्या लिख सकते हैं, वो अभी हमने दिखाया यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस DC, नॉट DC, सॉरी दिस इज नॉट DC, वेट, अल्फा उसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर है BC, एंड दिस होल साइड इज बेस, ओके, दिस इज AC, नॉट जस्ट DC, सो दिस इज AC। ओके, अब हम AC को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस DC विच इज B cos थीटा, सो वेक्टर A प्लस DC विच इज B cos थीटा। सो ये हो जाएगा tan अल्फा, और यहाँ से अगर हमें अल्फा लिखना हो, सो यू नो इसको हम इन्वर्स फॉर्म में लिख देंगे, विच इज B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ओके, तो इस तरह से A और B और थीटा की वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो ये एंगल हमें मिल जाएगा, दैट इज डायरेक्शन फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो दिस इज इट। इस तरह से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, उसकी हेल्प से रिजल्टेंट क्या है, किस डायरेक्शन में है, कितना है, वो हम पता कर सकते हैं।
सो आज के लिए यहाँ तक। आज हमने सीखा वेक्टर्स क्या होते हैं, उनको हम ऐड कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल बोथ, मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। ये डेरिवेशन आपके जो क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके अब इसमें ये जो फॉर्मूला है ये कैसे वर्क करेगा, इसमें स्पेशल केसेस क्या होते हैं, इसके कुछ डायरेक्ट एप्लीकेशंस होते हैं जिसको हम मतलब माइंड में हम सेट कर सकते हैं उस चीज़ को। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।